अभी हमने हमारी एक निरंतर श्रृंखला चल रही है योग अभ्यास की। आज की स्थिति के अंदर जब हम सब घरों में रहने के लिए विवश हैं और हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि ये महामारी जो मानवता के लिए एक अभिशाप के रूप में संसार में फैली है, इससे हर कोई चाहता है कि हम इससे बाहर निकलें। और उसका एक तरीका जैसा जो हमने लॉकडाउन के अंतर्गत घरों के अंदर बंद रह करके इसको बहुत हद तक काबू पाया है, लेकिन घर में रहते हुए भी हम क्योंकि नियमित रूप से कुछ ना करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, और अस्वस्थ हो जाएंगे तो शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमारे जितने वायरस हैं, ना केवल कोविड-19 जो नाम का जो कोरोना है ये ही नहीं, बल्कि बहुत सारे और वायरसेज हैं, बैक्टीरियाज हैं जो अटैक करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन उनका अटैक कामयाब तब तक नहीं होगा जब तक हमारा आंतरिक जो सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सही है। वो सही है तो कुछ नहीं हो सकता, हम बचे रह सकते हैं। फिर भी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए और हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अभ्यास भी करें, खान पान भी ठीक रखें, अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार अपना कार्य जो जीवन की जो प्रक्रिया है उसको आरंभ ऐसे ढंग से करें कि वो आप व्यस्त रहें, किसी ना किसी। व्यस्त नहीं रहेंगे तो तनावग्रस्त हो जाएंगे, तनाव बढ़ेगा तो बहुत सारी व्याधियां बढ़ेंगी। आज हमारा जो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो आदि हैं। आदि होती है मानसिक समस्याएं जो हमारे मन से संबंधित हैं, और व्याधि होती हैं जो शरीर से संबंधित हैं। शरीर से संबंधित जो समस्याएं हैं, रोग हैं, वो बहुत कम हैं। मन से संबंधित जो आदि हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, वो अल्सर है, माइग्रेन है, हाई बीपी है, हार्ट की समस्याएं हैं, कोलाइटिस है, ये सारी कॉन्स्टिपेशन, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, ये मन से जुड़ी हुई है। और उसका एक ही कारण है कि हमारी जीवन शैली जो है उसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ आया। उसको ठीक रखने के लिए हमने ये 8-10 दिन से जो अभ्यास किए हैं योग के और व्यायाम के और ध्यान के, ये इसका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने शरीर को ठीक करें। शरीर ठीक रहेगा तो मन भी शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा, ये वाइस वर्सा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते। रोगी है, कोई दर्द हो रहा है तो मन भी दुखी होगा, और मन दुखी होगा, मन का जो सत्र है वो हमारा दूषित रहेगा, मन के ऊपर जो हमारे जो आवरण है वृत्तियों का वो बढ़ेगा, तो हम निश्चित रूप से सहज नहीं रह सकते। सहज नहीं रह सकते तो हमारा जो आंतरिक जो संतुलन है, जो हमारे रसों का जो केमिकल्स जो निकलते हैं, जिनको हार्मोन्स बोलते हैं, वो संतुलित नहीं रहेगा। संतुलित नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो आज हम इसी श्रृंखला के अंदर एक जो हमारे देश की सबसे बड़ी जनित मन से है और प्रभाव शरीर पर है, वो व्याधि है डायबिटीज, जिसको मधुमेह बोलते हैं। हमारा देश सर्वाधिक संसार में इसका घर है, और हमारा देश का लगभग हर 6-7 आदमी या तो डायबिटीज से इफेक्टेड हो चुका है या होने की अवस्था में पहुंच चुका है। उसका एक ही कारण है कि हमारी जीवन शैली में, खान पान में, हमारी सोच में आई विकृति। वो विकृति ठीक हो सकती है जब हम एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं, एक निश्चित कर्म का जो है अपनी दिनचर्या का बनाएं, और उसमें समय पर सोना, नींद पूरी लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के प्रति समर्पित होकर के उसका आभार प्रकट करना कि उसने मानव जीवन दिया, और सूर्य उदय होते ही आपके जो कार्यक्रम हैं, जैसे व्यायाम करना, सैर करना, खुली हवा में तनाव मुक्त होना, ये क्रम आप अपनाएं। उसके बाद भोजन समय पर करें, दिन में थोड़ा बहुत अध्ययन करें,
तो ये एक आदर्श जीवन शैली, शाम तक चले, जो भी आपका काम है, बिजनेस है, नौकरी है, वो करते हुए सायंकाल समय पर भोजन करें, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सब जो बायोलॉजिकल जो घड़ी है हमारी, एक तो घड़ी हमारी जो हमें समय देखते हैं जिसके अनुसार, एक बायोलॉजिकल घड़ी है। बायोलॉजिकल घड़ी 9-10 बजे हमें निद्रा लाती है। अगर हम उसको अवॉइड करते हैं तो वो फिर 3-4 घंटे बाद में आएगी। तो हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, ब्रह्म मुहूर्त तक उसको पालन करें, बहुत अच्छे से पालन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जो शरीर की जो बायोलॉजिकल घड़ी है वो ठीक ढंग से चलेगी, और हमारा जो पाचन जो प्रणाली वो भी ठीक से काम करेगी, श्वसन प्रणाली भी ठीक से काम करेगी, तो हम इन प्रकार की आदि और व्याधि से बच सकते हैं। आज भले ही हम सभी तनावग्रस्त हैं, मुख्य कारण इसका तनाव ही है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से हमें डायबिटीज हो जाए। ये हमारी जो जीवन शैली है उसमें आई विकृति का दुष्परिणाम है डायबिटीज, मधुमेह। योग में इसका क्या योगदान हो सकता है, इससे पहले थोड़ा सा ये जरूर जानें कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज का अर्थ है जब हमारे रक्त के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए। ये एक सामान्य अवस्था से जब ये बढ़ जाता है, तो रक्त के अंदर जब शुगर बढ़ जाएगा तो बार बार पेशाब आएगा, रक्त के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो विकृत हो जाएंगे, किडनी पे दबाव पड़ेगा, हार्ट पे दबाव पड़ेगा, जो हमारी जो बारीक कैपिलरीज हैं ब्लड की वो फट सकती है। तो केवल जो योग के डायबिटीज जो है वो केवल एक समस्या नहीं है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। विशेष रूप से समस्या है किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक। क्यों? खून गाढ़ा है, उसके अंदर रक्त ज़्यादा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, उसका जो हमारे जो ब्लड की केमिस्ट्री है वो टोटल बदल गई है। तो रक्त का जो लेवल है जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उस अवस्था का नाम है मधुमेह, डायबिटीज। ये आज के दिन बहुत सामान्य हो गई है। इसको हम कैसे करें? बहुत सारी विधियां हैं, और आयुर्वेद में भी कुछ इलाज है, और डॉक्टर भी इसको कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी सिस्टम के माध्यम से भी इसका इलाज करते हैं। लेकिन हम इसको, क्योंकि ये जीवन शैली माया विकार है, इसको ठीक कैसे करें? तो योग उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। और योग के कुछ आसन जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्रंथि को, जिसको हम जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्रंथि है इसको आग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, तो आग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय कैसे रखा जाए। अब ये सक्रिय भी होती है, कई बार निकलता भी रस ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि 2 प्रकार की ए और बी है। ए जेनेटिक है जो हमें माँ बाप से मिलती है, वो हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्तर को अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में रख सकते हैं। बी टाइप की डायबिटीज में इंसुलिन कम बनता है, तो उसको हम किसी कारण से ऑब्स्टेकल आ गया, चाहे वो मेडिसिन की वजह से है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, तो जब स्राव जो सामान्य स्तर का नहीं होता है पैनक्रियाटिक ग्रंथि से, तो वो लेवल को, शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है। कई बार स्राव ठीक हो रहा है लेकिन सेल लेवल पे कोई समस्या है, और वो सिंथेसिस जो हमारे जो ब्लड जो हमारी सेल्स हैं, सेल के लेवल पर भोजन पहुँचता है, उसके साथ ऑक्सीजन पहुँचती है, वो लेकर के जाती है, तो वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर उसका जो एसिमिलेशन है वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता है तो भी शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। तो 2 कारण हैं, कम बढ़ना और सेल के लेवल पे उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होना। ये दोनों ही कारण बी टाइप में आते हैं, और इसकी वजह से शुगर का स्तर जो है, जो हमारा जो मीठे का स्तर है वो रक्त के अंदर बढ़ता रहता है। तो योग में क्या इसमें कर सकते हैं? तो योग में इसका एक ही उपचार है कि हम अपने जो ग्रंथि संस्थान है उसको सामान्य करें। तनाव से है तो शवासन कर लें, और शरीर के अंदर जो ग्रंथि है उसके अंदर ज़्यादा समस्या है तो उसका पैनक्रियाटिक ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए कुछ आसन करें जो इसके ऊपर प्रभाव डालें। तो हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। एक, वैसे तो सभी आसन जितने भी हमने किए हैं वो पेट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जो मध्य भाग है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ स्पेसिफिक आसन है वो हम आज करेंगे।
और नरेंद्र इनका प्रदर्शन करेगा। सबसे पहले वक्रासन। ये देखिए, इसमें हमने जो हमारा जो ट्रंक पोर्शन है उसको ट्विस्ट किया है। हाथ पीछे है, कंधे की सीध में गर्दन को खींचेंगे तो खिंचाव पड़ेगा। कहाँ खिंचाव पड़ेगा? हमारे जो ट्रंक पोर्शन है उसके ऊपर पड़ेगा। पेट के अंदर वो ग्रंथि है और जो हमारी पसलियाँ हैं जस्ट इनके नीचे, हमारे जो लेफ्ट साइड है हार्ट के जस्ट नीचे जो हमारे जो पेट है जिसको स्टोमक बोलते हैं उसके बिल्कुल एडजेस्टेंट ये ग्रंथि स्थित होती है। ये दोनों तरह से स्राव करती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो जब इस पे दबाव डालेंगे तो किसी कारण से इसमें ऑब्स्टेकल है वो दबाव से खुल सकती है और इसका स्राव जो है सामान्य हो सकता है। तो आग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय करने में ये अभ्यास सहायक हो सकता है। इसको हम 3-4 बार जैसा आपके पास समय है कर सकते हैं। इसको अगला अभ्यास करेंगे। लेट जाइए। पवन मुक्तासन। पैरों को मोड़िए, पेट के ऊपर दबाइए। इसमें भी यद्यपि पेट पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, फिर भी क्योंकि हमने जो विसरल ऑर्गन है उनको कंट्रैक्ट किया है, सांस बाहर निकाला है, पेट के ऊपर दबाव डाला है, तो जो आग्नाशय ग्रंथि है, जो पेनक्रिएटिक ग्रंथि, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, लीवर पे भी प्रभाव पड़ेगा और किडनी पे भी असर पड़ेगा। ये सारे अंग स्वस्थ बनेंगे। जैसे हम बाह्य, छोड़ दीजिए, जैसे हम बाह्य व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों के अंदर लाभ मिलता है। जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो आंतरिक अंग हमारे सबल, निरोग और सशक्त बनते हैं। वो सशक्त हैं, निरोग, उनमें किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो सक्रिय हो जाते हैं, सामान्य अवस्था आ जाती है। तो इसी प्रकार दूसरा अभ्यास करेंगे, नौकासन। ये दोनों काम करता है, पेट के ऊपर भी और पेनक्रिएटिक ग्रंथि के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। इसमें क्या किया? सांस निकालते हुए पूरे शरीर का संतुलन बनाया है और इस अवस्था में रोका है। इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पेट पर भी पूरा पड़ेगा और पार्श्व जो आंशिक प्रभाव पड़ेगा पेनक्रिएटिक ग्रंथि पे। ये अभ्यास भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि कारण ये मैंने इसलिए करवाया है कि कई लोग सोचते हैं कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। यद्यपि उनको हार्ट की प्रॉब्लम कई बार नहीं होती, पेट में वायु बनती है तो ऐसा लगता है हार्ट के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो ये नौकासन करते हैं तो जो हार्ट पे पर दबाव पड़ता है उससे हम बच सकते हैं, वायु विकार को ये दूर करेगा। इसलिए ये साथ ही साथ हमने किया है कि हार्ट भी हमारा स्वस्थ रहे। आगे अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। देखिए, जिसको कमर आदि में दर्द है वो सीधा करके ना बैठे, वो बाएं करवट ले करके बैठे, क्योंकि ये अभ्यास नरेंद्र बहुत वर्षों से कर रहा है, इसको कोई समस्या इस तरह की नहीं आती है। ये जैसे मर्जी उठ जाता है तो इसको दिक्कत नहीं आती। अब ये पश्चिमोत्तानासन है, यानी कि पश्चिम यानी कि बैक साइड को हमने आगे लाए। अब देखिए इसमें प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? हमारा पूरा विसरल ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कमर के जो पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो एक्सटेंड हो रही हैं, वो फैल रही हैं और आगे पेट साइड की जो मांसपेशियां वो कंट्रैक्ट हो रही हैं। वो कंट्रैक्ट होंगी तो पूरे विसरल ऑर्गन्स को, उसमें सारे हमारी जो पूरी इंटेस्टाइन है, उसमें किडनी है, लीवर है, पेनक्रिएटिक ग्रंथि, सभी प्रभावित होंगे। वो प्रभावित हो गए तो मोटापा भी कम होगा, क्योंकि एक डायबिटीज का दुष्प्रभाव मोटापा भी है और मोटापा आएगा तो कमर भी दर्द आएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। पैग्रीन नाम की एक समस्या आती है, उंगलियां कटने लग जाती हैं जब शुगर का लेवल बढ़ता है। तो इसको नियंत्रण में रखना हमारे लिए बहुत सारे अभ्यास जो इसमें कारगर है वो हम कर रहे हैं। अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन, वज्रासन। बैठ जाइए। योग में एक आसन है, नाम है वज्रासन, जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी सभी आसन हमें खाना खाने के, पानी पीने के आधा घंटा बाद और खाना खाने के बाद लगभग 3 घंटे के बाद अभ्यास करना चाहिए। खाली पेट अभ्यास करेंगे ज़्यादा लाभकारी। तो मंडूकासन का अभ्यास देखिए नरेंद्र करेगा। तो ये क्या कर रहा है? इसमें हमने दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद किया, पेट के ऊपर रखा, सांस को थोड़ा बाहर निकाला और रिब्स के ऊपर अप साइड, अब पेट के ऊपर दबाव नहीं, अप साइड दबाते हुए आगे झुकना है और हम मैक्सिमम प्रेशराइज करेंगे हमारी जो ग्रंथि है पेनक्रिएटिक, उसको पूरा दबाव डालेंगे।
अगर उसमें दबाव किसी ऑब्स्टेकल के कारण वो नहीं हो रहा है तो जो स्राव है उसका, जो रस का जो स्राव है, जो इंसुलिन निकलती है वो सामान्य हो सकती है। एक और अभ्यास करेंगे इसमें। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, मंडूकासन एक सभी कर सकते हैं इसमें। जैसे वज्रासन में बैठ जाइए, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठ जाएं, तो वो अभ्यास आप बार बार करते रहिए। मंडूकासन के बाद हमने किया है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये भी कहाँ आप देखिए, इसकी अगर फिजियोलॉजी समझेंगे तो पूरा मैकेनिज्म क्या है इसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा दबाव ट्रंक पोर्शन पर है, उसको हमने एक तरह से निचोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। अगर मरोड़ेंगे तो जो आंतड़ियां हैं, हमारे जो ग्रंथियां हैं, वो ज़्यादा सक्रिय होंगी। दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से करें तो जब हमारा इंसुलिन सही तरह से सक्रिय होगा तो शुगर का लेवल स्वतः ही अपने आप नियंत्रण रहेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम एक ही है, शुगर के लेवल को नियंत्रित करना, ऐसा बनाना कि वो सेल लेवल पर जा करके एब्जॉर्ब हो जाए। मेटाबॉलिज्म, जो शरीर के जो एनर्जी का जो सिस्टम है वो सही ढंग से चले और हमारा एक्यूमुलेशन ना हो, और जो शुगर है वो हमारे अंगों को रोगी ना करे। विशेष रूप से किडनी प्रभावित होती है। एक और करेंगे इसमें, धनुरासन। ये सभी स्पेसिफिक आसन हैं और इनमें दो दो तीन तीन, जैसे हमने वक्रासन किया, अर्धमच्छेंद्र भी किया, पश्चिमोत्तान किया, अब धनुरासन कर रहे हैं। ये सभी आसन जैसा आपका अभ्यास है, जितना आप आराम से कर सकते हैं करिए। जैसा नरेंद्र बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि दबाव हमारा पेट के ऊपर रहे, ना कि कमर के ऊपर। जब पेट पे दबाव पड़ेगा तो विसरल ऑर्गन अपने आप, जो पैनक्रियाटिक ग्रंथि उस पर दबाव डालेंगे। उस पर दबाव डालेंगे तो वो सक्रिय होगी, वो सक्रिय होगी तो इंसुलिन सही मात्रा में निकलेगा और हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं। ये हमने देखा कि हमने एक प्रयास किया है कि हमने ये माना है कि जो ग्रंथि है वो किसी हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो हमारी निष्क्रिय जो जीवन शैली है उसका कारण हो सकता है। लेकिन कारण मानसिक अगर है तो क्या करें? मानसिक का एक ही उपाय है कि हम रिलैक्स रहें, भरपूर न्यूट्रिशियस फूड लें और व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करेंगे तो हमारा जो फूड है वो लीवर के अंदर जमा नहीं होगा। लीवर में जमा नहीं होगा तो शुगर का लेवल अपने आप कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर काम आएगा वो। तो वो जो हमारा एक जो साधन है, जैसे नरेंद्र क्योंकि पेट के बल वाले आसन किए हैं तो मकर आसन में रेस्ट कर सकते हैं। जिसको कमर का दर्द है तो वो इस अवस्था में रेस्ट करें, और जितना ज़्यादा रेस्ट करें। रेस्ट में क्या कर रहे हैं हम? जो शरीर की जो थकान है उसको दूर करते हैं, और मानसिक स्थान, क्योंकि हम प्राण का जो विस्तार भी कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे तो हमारा जो, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पे काम करता है प्राण। प्राण अगर नियंत्रित है, विस्तरित है, पूरा लंबा गहरा है, अगर वो फास्ट है तो हार्ट बीट बढ़ेगी। हार्ट बीट बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी और हार्ट के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। जब वो बिल्कुल नॉर्म है, 12 से 15 जो हम पर मिनट जो हमारा श्वास प्रश्वास है वो नियंत्रित रहेगा, तो वो जो प्राण की जो लेवल है, जो ऊर्जा का लेवल है वो मेंटेन रहेगा हमारे शरीर में। अब इसमें बैठते हुए क्या करना है, एक और अभ्यास करेंगे हम। कमर के बल लेट जाइए। कल भी ये अभ्यास कराया था कि मानसिक रूप से हम सहज कैसे रहें। सहज, क्योंकि योग में जो शिथिल सुखम आसन, योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है, और महर्षि पतंजलि का योग मन का योग है, शरीर का योग नहीं है। क्योंकि मन के ऊपर पूरा जो मन की वृत्तियां हैं उनके नियंत्रण के उपाय बताए हैं।
और अष्टांग एक सामान्य जो शैली है, जो एक परंपरा है, उसको अपनाने का निर्देश जो है महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग के माध्यम से दिया है। चाहे वो यम नियम है, क्योंकि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत तौर से ठीक रहते हैं, आसन करके शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, और प्राण का अभ्यास करके जो ऊर्जा का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, और प्राण में कोष का जो सशक्तिकरण है वो होता है उससे। तो आगे हमने जैसे अभ्यास किया प्रत्याहार का, धारणा, ध्यान का, ये इसलिए किए हैं, एक कलम है। यम को बाद में भी ले सकते थे लेकिन पहले लिए गए, क्यों? हम सामाजिक रूप से भी ठीक रहें, व्यक्तिगत रूप से भी नियम के माध्यम से ठीक रहें, आसन के द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाएं, प्राण शक्ति का विकास करें, और अपने जो प्राण जो कोष है उसका भी विकास करें। और आगे हमने प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियों का निग्रह किया है, उनको नियंत्रित किया है, धारण किया है। कोई ध्यान के लिए कोई वस्तु हमने चाहे धारण की है, भगवान का ध्यान किया है, या कोई वस्तु का, किसी चित्र का ध्यान करके उसको जो है धारण करके निरंतरता का भाव बना करके ध्यान की अवस्था में गए हैं। और जब ध्यान की अवस्था परिपक्व हो जाती है तो वो समाधि कहलाती है। तो ये अष्टांग योग का मार्ग हमें अपने आप ही सहजता का भाव देता है, और आसन जितने हैं इसमें स्थिरता प्रदान करते हैं। आसन उसमें बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल आसन दिए हुए हैं। तो वो आसन के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर जो मजबूती के साथ साथ उसमें स्थिरता का भाव उत्पन्न अब क्यों करते हैं? अगर मान लिया हमने ध्यान में बैठना है तो ध्यान में हम बैठ तो तभी सकते हैं ना जब हमारा शरीर ठीक होगा, शरीर स्वस्थ होगा, हमारी प्राण का लेवल भी अच्छा होगा, तभी हम स्टेबली बैठ सकते हैं और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो शवासन बहुत अधिक लाभकारी। योग निद्रा, शवासन और योग निद्रा जो मानसिक तनाव के कारण डायबिटीज होती है उसमें सहायक सिद्ध हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक पैरामीटर्स पर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पैरामीटर्स पर मापा है। जब हमारा तनाव का स्तर कम होगा तो हमारा जो ग्रंथि संस्थान है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, पिनियल ग्लैंड भी है, और हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, लीवर है, ये सारी ग्रंथियां सामान्य काम करती हैं। जब सामान्य काम करते हैं तो सारे स्राव भी सामान्य। केवल एक पेनक्रिएटिक ग्रंथि नहीं है, जब तक पिट्यूटरी ठीक काम नहीं करेगी तो पेनक्रिएटिक ग्रंथि भी ठीक से काम नहीं करेगी। तो ये इंटर रिलेटेड है और सारा इनका संबंध एक दूसरे से बहुत गहरा है। केवल एक के ठीक करने से ठीक नहीं हो सकता, सारे ठीक होने चाहिए। वो अवस्था आती है शवासन में। शवासन में करना कुछ नहीं है, शिथिल रहना है। तो ये एक प्रक्रिया है इसकी, और जब ये गहरा है तो ये योग निद्रा कहलाती है। तो शवासन का एक संक्षिप्त सा अभ्यास हम करेंगे। अब हमारा जो शरीर है वो शिथिल कर दिया हमने, बिल्कुल हमने किसी प्रकार की हलचल उसमें नहीं है, आराम से हैं। पैर खोल लीजिए, दोनों हाथों को हथेलियां का रुख ऊपर की तरफ, मुट्ठी आदि बंद आदि खुली हुई। शरीर के अंदर अपने ध्यान को घुमाना है। अगर सबसे बड़ा आप किसी व्यक्ति को तनाव में देखें तो मान लिया किसी शौक के कारण है, किसी दुर्घटना के कारण है, कोई आघात उसे पहुंचा है, तो वो एकदम शॉकिंग कंडीशन में चला जाता है और वो एक ही पर्टिकुलर उस पर ध्यान रहता है। जब उसका ध्यान हम हटा पाए तो जो हाई बीपी है वो भी ठीक हो जाता है, और डायबिटीज के अंदर भी बहुत अधिक लाभ उसमें मिलता है। तो यहाँ हमने अब बारी बारी से अपने पूरे शरीर के अंदर ध्यान को घुमाएंगे। अपने दाएं टांग का ध्यान करिए, दाएं टांग का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, टकना, पिंडली की मांसपेशियां, दायां घुटना, दाएं टांग की मसल, थाई मसल्स, पूरी दाएं टांग को शिथिल कर दीजिए। हिलाना डुलाना नहीं है, उसको केवल मन से उसका कंट्रोल हटाना है। उसके अंदर जो हमने ध्यान घुमाया है उसको ध्यान को हमने इससे हटाना है, इसको भूल जाइए। अब दूसरी बाएं टांग का अपना ध्यान कीजिए, ना उनको हिलाना है और ना ही उनको आगे पीछे करना है, सिर्फ मन को दौड़ाना है पूरी टांग के अंदर से। बाएं टांग का अंगूठा, लेफ्ट लेग लेते हैं अब हम, तो इसका अंगूठा, उंगलियां, तलवा, जो एड़ी, पिंडली की मांसपेशियां, घुटना, बाएं टांग की थाई मसल्स,
इनको पूरा शिथिल शिथिल शांत भूल जाइए, इनको भी भूल जाइए। ऐसा महसूस करिए कि ये हमारे शरीर का अंग नहीं है। अपनी कमर का ध्यान कीजिए, दोनों टांगों को भूल गए हैं, अब अपनी कमर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान घुमाइए कमर के अंदर से। कमर बहुत स्टिफ रहती है, जहां आप ध्यान करके उसको भूल जाएंगे तो वो स्टिफनेस अपने आप कम हो जाएगी। तो इसी तरह पूरी कमर को भूल जाइए और अब पीठ के ऊपर ध्यान ले जाइए अपना। पीठ के अंदर रीढ़ की हड्डी है, दोनों तरफ कंधे हैं और हमारे नितंब हैं। अब ध्यान को पीठ की मांसपेशियों में घुमाइए कि हमारी पीठ की मांसपेशियां शिथिल हैं, शांत हैं, उनमें कोई तनाव दबाव नहीं है, ऐसा महसूस करिए। अब पीठ की मांसपेशियों को भूल जाइए, पेट की मांसपेशियों को, पेट के ऊपर ध्यान करें, छाती तक ध्यान को ले आएं। पूरा पेट, छाती, इसके अंदर हमारा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी आंतें हैं, लीवर है, किडनी है और हार्ट है, लंग्स हैं, सारे आराम से हैं, सभी ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। किसी में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई इसमें समस्या नहीं है, सारे सम अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। तो ये हमारा पूरा धड़ हमने पीठ की तरफ से, पेट की तरफ से शिथिल किया। अब अपनी दाईं बाजू का ध्यान करिए, राइट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, दाईं कोहनी, दायां कंधा, इसे भी ढीला छोड़ दीजिए। पूरी दाएं बाजू को भूल जाइए, अपनी लेफ्ट आर्म का ध्यान करिए। बाईं बाजू का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, इन्हें शिथिल कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ये पूर्ण रूप से शिथिल हैं, स्थिर हैं, इनमें किसी प्रकार का तनाव दबाव नहीं, इन्हें भूल जाइए। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पे ले आइए और सिर के ऊपर ले आइए। सिर की जो मांसपेशियां हैं, जो खोपड़ी की मांसपेशियां हैं, स्किन है, उसके अंदर ध्यान को घुमाइए, उसे स्थिर ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे को ढीला छोड़िए, चेहरे की मांसपेशियां ढीले छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें। अब सिर को दाएं बाएं लुढ़का दीजिए, दाएं बाएं एक तरफ कर दीजिए और पूरे शरीर को भूल जाइए। हम ऐसा अनुभव करें कि हम शरीर नहीं, हम चेतन सत्ता हैं। हम क्या हैं? और निज आत्मा है। और शरीर स्थूल है, ये विनाशी है, ये नष्ट होने वाला है, ये ट्रांजिट, ये टेम्परेरी है। हम तो हमारा जो परिचय है, हम निज आत्मा है, परमात्मा का छोटा अंश है। शरीर नश्वर है, ये स्थूल है, और हमारी जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अजर अमर है। हम वो है, हमारा परिचय हमारी आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर को भूल जाइए, अपने चेतन को याद की ध्यान लगाइए, चेतन को महसूस कीजिए। उसके लिए प्राण के माध्यम से उसे अनुभव करें। नासिका पे ध्यान ले आइए। नाक के अंदर जब सांस जा रहा है तो ठंडक दे रहा है, और नाक से जब निकल रहा है तो उसमें गर्माहट है, उसको अनुभव करें नासिका के अंदर। श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाते हुए इसे भी भूल जाइए। अब समझिए कि हम शरीर नहीं, हम चेतन सत्ता निज आत्मा है। एक अनुभव, एक कल्पना करें अपने मन में, क्योंकि मन चेतना का एक बहुत छोटा अंश है जो ब्रेन के अंदर स्थित है, इसलिए इसको जड़ कहा गया है। तो हमारा मन जो है दौड़ता है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर दौड़ता है, उसको नियंत्रित करना है। अनुभव करें कि हम बिल्कुल शांत एकांत स्थान पर लेटे हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही शांत
शिथिल शिथिल, तन से भी मन से भी शांत अनुभव करें। अब कल्पना करें मन में कि हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया है, हमने उसको दबाव तनाव रहित कर दिया है, तो वो हल्का होकर के जमीन से ऊपर उठ रहा है, ऐसा महसूस करें। अपने मन में ये भाव ले आए कि हमारा शरीर इतना हल्का हो गया है, सारा तनाव दबाव खत्म हो गया है और वो हल्का होकर के जमीन से ऊपर उठ रहा है, ऐसा अनुभव करें। और ऊपर आपका शरीर हल्का होकर जैसा गुब्बारा वायुमंडल में तैरता है उस प्रकार ऊपर उठ रहा है, ऐसा अनुभव करें। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब कल्पना करें आपका शरीर वायुमंडल में तैर रहा है और ऐसे तैर रहा है जैसे पक्षी आसमान में जब तैरता है, हिलोरे लेता है, तो बहुत सहजता का भाव अनुभव करता है, बहुत आनंदित अनुभव करता है, क्योंकि वो सांसारिक जो दुनिया का जो तनाव दबाव उससे बहुत दूर है, आसमान में है। और हम भी शरीर को आसमान में तैरता हुआ देख रहे हैं, हल्का होकर आसमान में तैर रहा है, आनंद हो रहा है, किसी प्रकार का तनाव दबाव खिंचाव शरीर पर नहीं है। हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ चेतन सत्ता है, ऐसा अनुभव करें। इस अवस्था में नींद नहीं आनी चाहिए, चेतनता का भाव बना रहे। अब अनुभव करें हम वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे आसमान से नीचे और नीचे आ गए हैं, और नीचे और नीचे और नीचे। अनुभव करें हम पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। अपना ध्यान उसी प्रकार से टांगों के अंदर से, दाएं बाएं टांग के अंदर से, कमर के अंदर से, पीठ की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां, इनके अंदर से घुमाएं, दोनों बाजुओं के अंदर से घुमाएं, हाथ पैर की उंगलियां हिलाएं। आंखें खोलें, आंखें खोलें, बंद करें, 2-3 बार करें ऐसा। और बाएं करवट, दोनों बाजुओं को सीधा करिए, दाएं बाजू को बाएं बाजू की तरफ ट्विस्ट टर्न करेंगे, वो सपोर्ट करेगी दाएं बाजू। बाएं करवट लीजिए, दोनों टांगों को मोड़िए। जिनको कमर का दर्द है उसको हमेशा ऐसे उठना चाहिए। अब दाएं हाथ का सहारा दे करके बैठ जाएं। ये हमने इसका दूसरा भाग योग निद्रा कहलाता है, उसमें और भी ज़्यादा विस्तार है। एक एक बॉडी पार्ट को हम जो है, जो उसकी स्थूलता है, जो जड़ता है उसकी, उसको मन से हटा देते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। और जब रिलैक्स हैं, तनाव रहित हैं, तो हमारा मन शांत होगा। मन शांत होगा तो हमारी जो ग्रंथियां हैं वो सारी की सारी ठीक प्रकार से काम करेंगी और हमारा एक सामान्य अवस्था, हमारा, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारे जो शरीर के जो गुण हैं सत रज तम, वो भी साम अवस्था में रहने चाहिए। और हमारा वात पित्त कब भी सामान्य अवस्था में रहेगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, और शरीर ठीक रहेगा तो मन भी शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण सहजता का भाव अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभ्यास हमने शवासन के माध्यम से और पैनक्रियाटिक ग्रंथि के विशेष कुछ अभ्यास के माध्यम से डायबिटीज़ के लिए हमने ये अभ्यास किया है। आशा है आप सब ने अभ्यास करते हुए इसका आनंद लिया है और जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि दिनचर्या ठीक है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र का, इसने बहुत सुंदर ढंग से हमारा जो ये कार्यक्रम है इसको स्वयं प्रतिभागिता भी दी है और करके भी दिखाया। ध्यान का बहुत अच्छा अभ्यास नरेंद्र ने करवाया आज, क्योंकि ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन लाभ हमें जो हमारी वैदिक है, जो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसका ध्यान ही हमें करना चाहिए। ये सबसे पुराना भी है और सबसे जो उपयोगी है वो सिद्ध हुआ है। बाकी हमने सब किए हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो इनको अपना करके
हमें एक अच्छी जीवन शैली का विकास करना है, ताकि हम जो हमारी दिनचर्या ठीक हो और हम पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आपने देखा कि हम लगभग 8-10 दिनों से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, योग अभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि योग केवल उपचार नहीं करती बल्कि बचाव का काम ज़्यादा करती है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति यह अभ्यास करता रहता है तो वो रोगों से बच सकता है, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो वो बच जाएगा, और इसका अभ्यास करते हुए हम शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा अभ्यास हमने किया है और हम बहुत ही आभारी हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के, विशेष रूप से हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, जिन्होंने ये एक विज़न बनाया कि हमारे प्रांगण के जितने भी कैंपस में रहने वाले हमारे एम्प्लॉय हैं, टीचर्स हैं, सभी एक अच्छी जीवन शैली को अपनाते हुए एक अच्छी अपनी दिनचर्या अपनाएं। तो उसके अंदर हमने ये प्रयास किया है। इसके लगभग 15-20 एपिसोड्स तैयार किए हैं। आप YouTube पर उनको देख करके इसका नियमित अभ्यास करते हुए दिनचर्या में सम्मिलित करेंगे। और जब हमारी दिनचर्या ठीक हो जाएगी तो हमारा जीवन भी शांति और सुख के द्वारा आगे बढ़ेगा और हम समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी बन सकते हैं। जब हमारी एफिशिएंसी, चाहे वो मानसिक है चाहे शारीरिक है, ज़्यादा है तो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं और हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके बहुत सारे वायरस से, बैक्टीरिया के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो हमारे जो विश्वविद्यालय की तरफ से जो ये प्रयास किया गया है, ये सारा श्रेय हम अपने आदरणीय वाइस चांसलर महोदय को देते हैं। और इसके निमित्त डॉक्टर राजकुमार जी जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग जो फिजिकल एजुकेशन के हेड हैं, और इस बीच में हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर बलबीर आचार्य जी जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं और संस्कृत विभाग से प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ डॉक्टर जगवंती देसवाल जो योगाचार्य हैं विश्वविद्यालय में, और हमारे विद्यार्थी नरेंद्र कुमार एडवोकेट। ये माध्यम बने हैं, निमित्त बने हैं। ये हम कार्यक्रम की एक श्रृंखला तैयार करके जो हमने प्रोटोकॉल कल तैयार किया था, वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो आरंभिक अभ्यास है वो कैसे करना चाहिए, उसमें सारा कुछ दिया है लगभग, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम भी है, आसन है, प्राणायाम है और षटकर्म है। तो ये सारा अभ्यास आप करेंगे तो लगभग 1-1.5 घंटा इसमें लगता है। जैसा आपके पास समय है उसके अनुसार उसका बाइफर्केशन कर करके उनको टुकड़ों में कर सकते हैं। जिसको शरीर ठीक रखना है वो आसन करें, जिसको मन शांत रखना है वो प्राणायाम करें, जिसने शरीर की शुद्धि करनी है वो षटकर्म करें, और फिर लास्ट में ध्यान सभी करें। जैसा ध्यान आज नरेंद्र ने करवाया है इस विधि से ध्यान करें, और तनाव से मुक्ति के लिए जो शव आसन का अभ्यास करा है ये कराएं। अगर इस प्रक्रिया को कराते हैं, एक अपनी जो दिनचर्या उसमें शामिल करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप सारा दिन प्रफुल्लित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मैंने किया नहीं है, मैंने कराया है। मेरे निमित्त बने हैं डॉक्टर जगवंती और नरेंद्र कुमार, जिनके माध्यम से ही मैंने सारा कार्यक्रम संचालित किया है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने मेरे संपर्क में लगभग आज से नहीं लगभग 30 सालों से अध्ययन भी किया है और एकेडमिक एक्सीलेंस भी प्राप्त की है। दोनों ही PhD हैं। नरेंद्र ने अभी जो हमारा जो वर्तमान योग और प्राचीन योग जो वैदिक योग है, जो हमारे योग की टेक्स्ट है, उसका एक कंपेरेटिव स्टडी करके रिसर्च की है। और डॉक्टर जगवंती देसवाल ने अष्टांग योग के ऊपर रिसर्च की है।
के हमारे जो साहित्य हैं, पतंजलि का अष्टांग योग और हठ योग के अंदर भी जो अष्टांग योग का मार्ग दिया है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी का बहुत अच्छा एक ग्रंथ है और वो बहुत उपयोगी है। ये दोनों ही एकेडमिक और हमारा जो आयाम है, जैसे खेल है, थेरेपेटिक है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया है इस विश्वविद्यालय के अंदर योग हर एक विद्यार्थी तक जाए, हमारा कर्मचारी और अधिकारी और टीचर्स के पास जाए। इसके लिए हम कई सालों से प्रयासरत हैं। उसके अंतर्गत हमारा जो नियमित योग का केंद्र भी चलता है हमारे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में, और पीजी, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री के कोर्सेज भी चलते हैं। तो ये एक प्रयास है हमारा, और इनके निमित्त डॉक्टर जगवंती और नरेंद्र माध्यम बने हैं और मैं इनके साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे संतोष है कि इनके निमित्त मैं विश्वविद्यालय को ये एक सरकारी नौकरी में होते हुए, क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र विश्वविद्यालय रहा है और मैंने यहाँ सारा योगदान योग प्रोत्साहन के लिए दिया है, और नरेंद्र और जगवंती जो उसके निमित्त बने हैं, मैं बहुत आभारी हूँ पूरे विश्वविद्यालय का और इन सभी का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रदान की। मैं MS देशवाल आप सबका पुनः बार बार हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना।